तो हाल ही में भारत के सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। देश भर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर्स की नई नियुक्तियां हुई हैं। चलिए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर एक नज़र डालते हैं और इसे और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस पूरे फेरबदल को समझने के लिए हम एक तरह से भारत का एक टूर करते हैं। हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ से, फिर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वेस्ट और साउथ में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। और आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब बदलावों का असल में मतलब क्या है। जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा या रूटीन फेरबदल नहीं है। ये बदलाव देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हुए हैं, जो कि एक बड़ी प्रशासनिक रणनीति की तरफ इशारा करता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नए चेहरे इन अहम पदों पर आए हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं उत्तर भारत से, जहां कुछ बहुत ही जरूरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। आप जानते ही हैं, लद्दाख सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी इलाका है। तो अब यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है वीके सक्सेना को। उन्हें लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि उनकी नियुक्ति इस क्षेत्र के विकास और सुरक्षा को क्या नई दिशा देती है। चलिए अब लद्दाख से आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों से घिरे एक और खूबसूरत राज्य की ओर, यानी हिमाचल प्रदेश, जहां लीडरशिप में एक नया नाम सामने आया है। तो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं कविंदर गुप्ता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके अनुभव का इस शांत प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, उत्तर भारत की बात हो और देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हमेशा से ही कितना अहम रहा है। यहाँ पर तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। वो एक बहुत अनुभवी डिप्लोमेट रहे हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिल्ली के कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस में एक नई डायनेमिक्स ला सकता है। चलिए अब नॉर्थ से चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, जहां बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। और यहाँ हमारी पहली मंजिल है बिहार, जो आप जानते ही हैं, हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स का एक पावर सेंटर रहा है। बिहार के नए गवर्नर के तौर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अपॉइंट किया गया है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं और इतने पॉलिटिकली एक्टिव राज्य में उनकी नियुक्ति काफ़ी अहमियत रखती है। बिहार के बाद अब रुक करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बात करते हैं नागालैंड की, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी राज्य है। यहाँ भी एक नई नियुक्ति हुई है। नागालैंड के नए गवर्नर की जिम्मेदारी अब नंद किशोर यादव संभालेंगे। उनकी ये नियुक्ति इस क्षेत्र की जो अपनी खास सामाजिक राजनीतिक सिचुएशन है, उसके बीच हुई है। और पूर्वी भारत में हमारा आखिरी पड़ाव है पश्चिम बंगाल, जो राजनीतिक तौर पर हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पर RN रवि को नया गवर्नर बनाया गया है। और हम सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य के रिश्तों को देखते हुए उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अब इस टूर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, पश्चिम और दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ भी कुछ प्रमुख राज्यों में नए गवर्नर्स ने जिम्मेदारी संभाली है। हम शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया के राज्य तेलंगाना से। तेलंगाना के नए गवर्नर बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। और आखिर में बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हब है। इस पूरे बड़े फेरबदल में जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया गवर्नर बनाया गया है। तो हमने एक एक करके देश भर की इन नई नियुक्तियों को तो देख लिया, पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है। इन अलग अलग नामों और चेहरों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहली और बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा फेरबदल है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला है। दूसरी बात, इसमें हमें अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग भी दिख रहे हैं। मतलब अपॉइंटमेंट्स में अलग अलग तरह के अनुभव को तरजीह दी जा रही है। ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव नहीं लगता, बल्कि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। और यहीं पर हम एक सबसे बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ये नए गवर्नर अपने अपने राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रभावित करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों का भविष्य क्या होने वाला है? इन सवालों का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।
पर इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।